Dear aspirants, once again very warm welcome to your own educational classes. कल मैंने आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करवाया था जिसमें मैं एनसीईआरटी की हाइलाइट्स बता रहा था आप लोगों को चैप्टर 2 की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। कल आवाज़ थोड़ा सा साफ नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं दोबारा वॉइस ओवर करके आप लोगों को इसमें वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो इसके लिए कल के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, कुछ कम लोगों ने देखा था क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं थी। आप लोग बता देते वॉइस क्लियर नहीं आ रही उसी समय लाइव सेशन के दौरान, तो शायद मैं उसी समय ओवरकम कर लेता उसको। खैर कोई बात नहीं। और कुछ लिंक्स भी आप लोगों को मैंने भेजे हैं अदर, जिसमें आप लोगों को नोट्स वगैरह मिले होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को आगे बताना चाह रहा हूँ इसमें जो ये चैप्टर है आपका कि इसमें पढ़ना क्या है, मेन हाइलाइट्स क्या है। ये उन लोगों के लिए हैं जो एनसीईआरटी एक बार रीड कर चुके हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स के जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लासेस वगैरह हो चुकी हैं। अब लास्ट टाइम में आपको जस्ट रिवाइज करना है चैप्टर को कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स क्या हैं और इनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को जल्दी। इसमें आपको फ्लावर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि फैसिनेटिंग जो ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा उसका इवेंट्स है। इसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है, इवेंट्स हैं। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जिससे क्वेश्चन अक्सर बनते ही हैं, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियो। सो ये नीट के एस्पिरेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की अगर आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में फैसिनेटिंग ऑर्गन इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ डायग्राम की, मस्ट हो जाता है, डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे डायग्राम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आपको एग्जैक्ट डायग्राम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो फ्लावर्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। फ्लावर जो है आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट्स में एंजियोस्पर्म के। ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है आपको कि किसी भी तरह से ट्रू फॉल्स में दे सकता है। अब जैसे फिलामेंट क्या है, स्टाइल क्या है, एंथर क्या है, कहाँ पर है डायग्राम में, जैसे 12th वालों को बता दूं कि आपको डायग्राम आ सकता है, आपको बाकी जो पोर्शन है वो छुपा दिया जाएगा, तो कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं इसमें। सो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए होल ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो आपका एंड्रोसियम है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं आपके आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाएगा। स्टेमन्स कंसिस्ट करता है, सिंगल यूनिट स्टेमन होगी इसकी, और इसकी होगी आपकी गाइनोसियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो इनको आप लोगों को कंसिडर करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सिंगल यूनिट भी पूछ सकता है आपको कभी भी, और इस दौरान आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है। अब आगे भी कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को कि जो बायोलॉजिस्ट है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उसके लिए फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल जो है साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन है फ्लावर एंड नथिंग एल्स। ठीक है, फिर इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर और इवेंट्स को हम पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को जो मेन चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो जैसे स्मॉल हो गया, ठीक है, मेगा मीन्स बड़ा। ठीक है, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होगी एंड्रोसियम में। इन चीज़ों को देखना आप ध्यान में रखिएगा कि प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आगे हम चीज़ों को फिर और स्टडी करेंगे। कल की क्लास थोड़ा सा क्योंकि लाइव में क्या होता है आगे पीछे हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। लाइव क्लास में तो हम थोड़ा और क्वेश्चंस के आंसर वगैरह भी देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे वॉइस ओवर में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, ठीक है। जैसे ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, कुछ चीज़ें आप खुद भी नोट डाउन करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैलिक्स की जो है सिंगुलर यूनिट क्या है, ऐसे ही आपका कोरोला की, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन में। इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ पर भी आपको हाइलाइट्स बोल्ड हेडिंग में दिखता है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं एनसीईआरटी में। जैसे आपको दो मेन पार्ट हैं इसके, ठीक है। स्टेमन हो गया आपका और दूसरा स्टेमन के दो पार्ट हो गए, ठीक है, एंथर और फिलामेंट। जैसे आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे कल थोड़ा सा उस समय जो है बोर्ड खिसक गया था इधर को, थोड़ा सा वो पता नहीं चला, फिर मैंने इसको सही कर लिया था तुरंत। देख पा रहे हैं आप, तो फिलामेंट और एंथर, ठीक है, ये दो मेन पॉइंट हो गए यहाँ पे इसके। फिर आगे क्या पढ़ना है इसके हाइलाइट्स में बताऊंगा आप लोगों को सीधा, आगे के हाइलाइट्स देखेंगे। फिर आगे इसके बाद एक टॉपिक में दिन में अभी अपलोड करूंगा और आगे इससे आगे का, जैसे टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर क्या होता है, बाइलोब होता है, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, दे आर डाइथिकस। इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट टाइम के टर्म 1 में भी पूछा गया था, ठीक है, कि जो एंथर है आपका वो बाइलोब होगा। इसके स्ट्रक्चर में बताऊंगा अभी कि 2 लोब इसमें है, ठीक है, बीच से कटने के बाद 2 लोब इसमें दिखेंगे और हर लोब में 2 थीका प्रेजेंट होंगे, तभी इसको हम डाइथिकस कहते हैं, ठीक है। कैसे प्रेजेंट है अभी मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा, जो कल मैंने आप लोगों को क्लास ली थी उसमें बताया था। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है वॉइस ओवर में, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको देखिए ध्यान से। फिर जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में टिपिकल जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ठीक है। 3 जो लेयर हैं आपकी आउटर लेयर, वो परफॉर्म करते हैं किसका, डाइसेंस में हेल्प करती हैं और प्रोटेक्शन में जो है मेनली हेल्प करती हैं। इनर मोस्ट लेयर का इंपॉर्टेंट रोल है टैपिटम, जिसे कहते हैं, ये नरिशेस करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। सेल्स ऑफ टैपिटम पॉजेस 10 साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको टैपिटम को आप लोग जो है मेन हाइलाइट्स यहाँ पर से आपने पढ़नी है, ठीक है। जो भी हाइलाइट्स मैंने की हुई हैं इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर में। इसके अलावा अब आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। As the anther develops, the cell of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड किससे बनेगा, जैसे जैसे आपका जो एंथर है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू है, अभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा टिश्यू जो है म्योसिस में जाता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो क्या करेगा, म्योसिस वहाँ पे होगी, म्योटिक डिवीजन म्योसिस होगी और वो बनाएगा आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, टिपिकल पोलन के उसका, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा फिगर को, क्योंकि ये फिगर एनसीईआरटी के हर एक फिगर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और कहनी, चलिए उसको मैं फिर देखूंगा आपको, ठीक है। मैंने एंथर का आपको यहाँ पे दिखा रखा है, इसको आराम से देखिएगा। फिर बी वाले में लास्ट व्यू दिखा रखा है जिसमें चारों वॉल्स दिखा रखी हैं आपको, चारों लेयर दिखा रखी हैं, ठीक है। लास्ट वाला की जो एंथर है वो कैसे डेसेंट होता है, कैसे बिखरता है उससे, ठीक है, पॉलन सैक से, इस तरह से दिखा रखा है। तो ये छोटे छोटे पॉलन्स दिखा रखे हैं आपको, पॉलन ग्रेन्स। So the process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। इसका भी डायरेक्ट डेफिनेशन सी भी आपको पूछ देगा 4 या 5 नंबर में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को एक्सप्लेन करो करके कह देगा, ठीक है। तो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना मियोसिस के थ्रू, ठीक है, मियोसिस के द्वारा, मियोसिस को ध्यान रखना कि मियोसिस के द्वारा बनता है, ठीक है, तभी हैप्लॉइड होंगे वो। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, इस पर भी आपको जोर देना है कि जो पोलन ग्रेन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा आपको। अभी कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टि से देखूं, ठीक है। बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं जनरल वे में।
फिर इंपॉर्टेंट लाइंस फिर लास्ट से आ टाइम, जाती हैं ठीक पोलन है, ग्रेन के स्टडी। बारे में, जो पोलन ग्रेन का अब स्ट्रक्चर है जब वो किस तरह का इम्पोर्टेंट है। आ जाता है आपका ये, सो किस इसमें क्या तरह होता है, से प्रोमिनेंट आगे की जो प्रोसेस दो चलती है, लेयर यानी कि की पोलन गेन का वॉल मिलेगी स्ट्रक्चर, आपको, ठीक है, कैसा है। एक्साइन और इंटाइन, ठीक है, इट एक्साइन हैज अ बाहर की, प्रोमिनेंट टू इंटाइन लेयर्ड अंदर वॉल, की। ठीक है, पोलन ग्रेन जो क्या हार्ड है, ये टू आउटर लेयर लेयर इज कॉल्ड है, एक्साइन मेड अप 25 ऑफ से 50 स्पोरोपोलेन। इससे पहले माइक्रोमीटर हमको ये बताया था डायमीटर कि होता 25 है। से 30 पूछा तो नहीं होगा, लेकिन माइक्रोमीटर अगर का करंट डायमीटर अफेयर्स इसका का होता पता है, तो, ठीक है। तो लेकिन ये मेन इसकी टू लेयर इम्पॉर्टेंट वॉल है। उतना नहीं है एग्जाम्स हार्ड में, आउटर लेकिन लेयर नीट के को लिए बहुत क्या इंपॉर्टेंट है, बोलते तो हैं, इसको देख एक्साइन लीजिए बोलते जरूर। हैं, ठीक है। तो जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेन की बनी स्पोरोपोलेन की बनी होती होती है, है। यहाँ पर से ये बहुत होता सारे है क्वेश्चन बने हैं स्पोरोपोलेन बोर्ड से एग्जाम्स में होता एज वेल एज नीट में। है। तो ये क्या है, ये मोस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, रेजिस्टेंट जो आपका जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ऑर्गेनिक अभी तक जो मैटर जाना जाता है वो है, मटेरियल ठीक है। अभी तक का जाना इसके गया अलावा वही सबसे कटा, ये क्या कर सकता है, इसलिए हाई जो टेम्परेचर्स पर रह पोलन ग्रेन सकता है, है बहुत वो ज़्यादा अधिक हाई वायबल है, टेम्परेचर को झेल काफी सकता है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा समय एसिड तक और पहले भी एल्कली फॉसिल को क्यों भी रह ये पाते रेजिस्ट हैं, ये करता है, उनके क्वेश्चन अक्सर प्रभाव को पूछा भी जाता है, झेल सकता है। क्या मतलब उसकी स्टूडेंट, वॉल्स गल नहीं सकती और स्पोरोवेल, अगर कैन किसी पोलन ग्रेन पर विथस्टैंड डालेंगे हाई टेम्परेचर एंड एसिड को स्ट्रॉन्ग तो एसिड वॉल एंड नहीं गलती एल्कली। है, ठीक है, अभी क्योंकि इतना रेजिस्टिव इतना होता है। रेजिस्ट करता है एंजाइम्स दैट डिग्रेड वो है, स्पोरोपोलिन इज सो फार ये हाई अननोन, अभी टेम्परेचर को तक भी ऐसा सहन कर कोई लेता भी है, एंजाइम और नहीं जान पाए हम कोई भी लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोई भी लिक्विड एंजाइम हो पता या नहीं है गैस, कि जो ठीक है, इसको और कोई ब्रेक नो कर सके, एंजाइम दैट डिग्रेड कर डिग्रेड सके। सो तो फार, देखिए कितना अभी हार्ड तक मटेरियल, कोई तभी भी अभी एंजाइम अभी वायबिलिटी तक ऑफ ये नहीं सीड में जाना आएगा ना, गया है, वायबल। किसी भी तो सबसे एंजाइम ज़्यादा को नहीं वायबल जान क्यों होते पाएगा हैं, उसको पोलन ग्रेन डिग्रेड के करना, फॉसिल्स ठीक है, सालों इसको साल तक खत्म कर क्यों रह सकता पाते है हैं, ठीक है, स्पोरोपोलन तभी यहाँ पे जो है क्लास। इसका रोल रहता है पोलन ग्रेन स्पोरोपोलेन एक्साइन का। हैज अब देखिए पोलन प्रोमिनेंट ग्रेन एपर्चर एक्साइन कॉल्ड जर्म, हैज़ प्रोमिनेंट और इनमें क्या एपर्चर होते हैं, कॉल्ड जर्म जर्म पोर्स। पोर्स, तो इसमें क्या ठीक होता है। है, जर्म मैं पोर इसमें भी अगर इसमें होता है, आप देखें ठीक है, तो मुझे तो जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ना, स्पोरोपोलेनिन और नहीं प्रॉब्लम होगा। जिसमें ध्यान रखना, करूंगा कभी ऐसे भी उसमें क्वेश्चन पूछ स्ट्रक्चर देता को सीधे, अच्छे से ठीक है, देख लेना। पोलन जर्म ग्रेन पोर में आपका स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा, ये जर्म ध्यान पोर रखना, माइंड में रखना यहाँ पर एकदम, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन अभी एनसीईआरटी सेंट, फिंगर ट्रिप्स से भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया, पोलन ग्रेन आर वहाँ पर वेल डायग्राम सही प्रिजर्व्ड समझाया है, तो कैप्सूल उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ चैप्टर काफ़ी स्पोरोपोर, इस क्लियर तरह करना के ज़रूरी है आगे भी, ठीक है, क्योंकि बहुत फॉसिल्स सारे के बच्चों रूप को में इसमें भी इनको डाउट थे, प्रिजर्व कर पाते हैं काफी लंबे ठीक समय है। तक, मतलब इसलिए कि फॉसिल्स के प्रिजर्व रूप में रहते हम हैं इनको प्रिजर्व कर पाते हैं, या लंबे समय तक ये फॉसिल के रूप में रह इनर सकते वॉल हैं, जो होती है पोलन ग्रेन किनके की, कारण, क्या होती इस प्रोबलेम के कारण। है, फिर जो इनर वॉल है इंटाइन, वो इंटाइन की बनी और होती है, फंक्शन ठीक अगर है। जर्म पोर ये की बात थिन करें तो पहले भी और कई बार बता कंटिन्यूस चुके हैं, लेयर होती है, ये सेलुलोज जर्म और पोर पैक्टिन जो की है बनी आपका, होती है। इससे पोलन ये ट्यूब बात आपको निकलता ध्यान रखनी है, पड़ेगी ठीक है, कि ये किसकी बनी होती है, पोलन ट्यूब निकलती है। सेलुलोज और इट इज अ पैक्टिन। थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर बिल्कुल मेड अप ध्यान ऑफ में रखना इस सेलुलोज बात एंड को, पेक्टिन। माइंड में एकदम, तो ये क्या है, ठीक है, थिन लेयर है, ठीक है, कंटिन्यूअस लेयर है, क्योंकि किसकी बनी एक्साइन होती जो है, है सेलुलोज की स्पोरोपोलेनिन और की बनी है। पेक्टिन की, इनर इंटाइन का भी लेयर। हो सकता है, एक्साइन का तो ध्यान बहुत रखना, क्वेश्चन बनता है, आउटर लेयर लेकिन हो एक्साइन है सकता है कि तो बनती है स्पोरोपोलेनिन, इंटाइन का भी आपसे पोलेनिन पूछ की लें, तो दोनों को ध्यान में रखना है, जो ठीक है। इनर लेयर है वो है आपकी इसके अलावा जो इंटाइन, ठीक है, साइटोप्लाज्म है अंदर की है इसका, तो ठीक है, इंटाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर घिरा की तो रहता है, बिल्कुल है। एक्साइन, ठीक और है, जो पोलन ग्रेन और मैच्योर होगी, जो ठीक है, बनी जब होती पोलन ग्रेन है पेक्टिन, ये पूछा मैच्योर जा होता सकता है है। तो उसमें दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, इसके वेजिटेटिव और अलावा जेनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव इससे सेल इज बहुत बिगर, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब तो यहाँ वेजिटेटिव पे सेल क्या होती है, पोलन बड़ी ग्रेन होगी, बिगर मैच्योर होगी, होगा, इसमें अबंडेंट दो सेल आ जाते हैं, एक फूड वेजिटेटिव और रिजर्व इसमें मिलेगा, और जेनेरेटिव, लार्ज ये देखो जो इरेगुलर मैच्योर शेप होता क्या है, इसमें न्यूक्लियस होता है। है, तो वेजिटेटिव सेल ठीक है। क्या होगी, बिगर कैसा होगी, होगा, इसमें इरेगुलर अबंडेंट शेप फूड रिजर्व न्यूक्लियस किसमें होगा, मिलता है आपका, फैट वेजिटेटिव रिजर्व सेल में, ठीक होगा, है। अब इतनी लार्ज बेसिस में क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शेप स्टोरेज रहती होता है, है फूड का। सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन स्पिंडल शेप इसका साइटोप्लाज्म होता है, लाइक 10 वेजिटेटिव सेल। साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस में होता है, जेनेरेटिव जेनेरेटिव सेल सेल में में, क्या होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल, होती है, ये भी ध्यान जो रखना। मतलब 60% सेल जो स्मॉल एंजियोस्पर्म है, होगा, 60% जिसमें ये एंजियोस्पर्म है प्लॉट जो करता पोलन है ग्रेन्स हैं, साइटोप्लाज्म, वो दो सेल ठीक है, स्टेज में जाते हैं, स्पिंडल यानी कि शेप्ड वेजिटेटिव सेल विद डेंस और जेनेटिव साइटोप्लाज्म, सेल। बन सकता है क्वेश्चन, स्पिंडल शेप ठीक है। होता है, और जो 60% आपके एंजियोस्पर्म हैं अगर बात करें वो वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल और सेल, वेजिटेटिव सेल में ही जो है पोलन ग्रेन क्या शेड हो जाते हैं, निकलते हैं, सेल ठीक है, स्टेज, पोलन सेक से। लेकिन कुछ बाकी ओके, जो बचे 40% वो पहले क्या करते हैं, उनमें जेनेटिव सेल जो है सेड होते हैं, यानी कि माइटोटिकली, यहाँ ठीक पर है, ध्यान रखना, तो इसे माइटोसिस से, ना वेजिटेटिव और कि जेनेटिव मियोसिस से, सेल माइटोसिस से डिवाइड वाले में होते हैं इसमें निकल और जाते हैं, दो मेल ठीक में है, बाकी बना देती हैं, 40% ठीक है। माइटोसिस में जेनेरेटिव सेल पता है डिवाइड आपको कर दो देगी, टोटल न्यूक्लाई बनती हैं, तो जेनेटिव माइटोसिस में सेल जो जेनेटिव डिवाइड कर सेल है वो खुद डिवाइड कर और लेगी और दो पोलर न्यूक्लाई आपके बन बना जाते दिया हैं, आपका ठीक है। 3 सेल डायग्राम वाइज स्टेज।
एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स का एसेज है, पहले का वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी रिवीजन वाले वीडियो में, वहाँ पर मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है। तो 3 सेल्ड स्टेज में अगर 60% इसने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, नीट वगैरह में आपसे क्या पूछा सकता है, 40% कितने किस में मिलता है, 40% एंजियोस्पर्म में कौन सी स्टेज में जो आपके एंथर हैं वो शेड होता है, तो वो होता है आपका 3 सेल्ड में, 60% में आपका 2 सेल्ड में ही हो जाता है, वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों को जो है ये ध्यान में रखना है इन चीज़ों को।
यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं चलो होगा मुझे आगे आओ। लगता है आप लोगों को। फिर और जो कुछ भी पूछना हो, कोई पार्थेनियम डाउट हो में तो कैरेट कमेंट्स में ग्रास है, ज़रूर पूछिएगा। क्या क्या कुछ क्या नई वीडियोस आप चाहते हैं या क्वेश्चन के फॉर्म में चाहते हैं तो क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है। इंपोर्टेड लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर बताइए कि जो पार्थेनियम है या गाजर घास है, ठीक है, वो उसने क्या किया कि वीट के साथ, जब भारत में ठीक है। आपको पता है अब यहाँ पे आज जैसे से मैंने पोलर 30-40 एलर्जी से 50 साल पहले बताया था, तो लगभग नहीं समझो जो कि पोलन से गेहूं क्या की कमी थी, ठीक है, होता है, किसी उसकी कुछ आपूर्ति लोग के लिए अमेरिका के स्पीसीज द्वारा से वीट मेनली दिया गया था इंडिया को। रेजिन्स भी, तो ठीक है, वहाँ पोलन पे जैसे उनके साथ क्या आ अस्थमा, गया था, गाजर घास आ गई राइटिस, थी उसके मेनली साथ, इनको ठीक है। कह तो ये सकते हो कि पॉलन कैक्टस में एलर्जी को भी कॉज करता रीजन्स है, है, ठीक है। इनको ये पॉलन सब एलर्जी से रिलेटेड भी अफेक्ट क्वेश्चन करता है। बन सकता है, तो जैसे थोड़ा इसको भी पार्थेनियम ज़रूर या देख गाजर लीजिएगा घास कि इसको कुछ कहते लोगों हैं, में क्या ठीक होता है। है इसके वो जो जो है एंथर हैं, ठीक है, इम्पोर्ट किया पोलन गया ग्रेन था की कुछ स्पीसीज या के जब द्वारा जो है इनके कह सकते हैं कि को ये प्लांट की की कुछ कमी थी, स्पीसीज है, उनके तो पोलन उससे ग्रेन के द्वारा क्या होता है, 40-50 एलर्जी होती है 30 कुछ साल लोगों पहले में। की बात होती है, एग्जाम्पल दे ठीक है। रखा आपको 30 पार्थेनियम और 40 साल कैरेट घास का, तब उस टाइम ठीक है। इम्पोर्ट होता था, जो ठीक है। गाजर घास है उसका एग्जाम्पल तो दे रखा है, तो आप यहाँ लोग पे को ये इम्पोर्ट के इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। पे जहाँ ये पर भी एनिमल्स भी एग्जाम्पल कुछ दिया गया चेंज ना यहाँ पर आ एनसीईआरटी गए में, और तो इनमें उसको भी ज़रूर कैपेसिटी ध्यान से होती है कहने की बहुत देखना ज़्यादा, है, ठीक है। ठीक है। अब इस इसके तरह बाद से हम जो डिस्कस ये करेंगे कि पोलन आपका एलर्जी कॉज करता है काफी कैसे लोग, हम इसका यूज़ ठीक है। करते हैं, कहीं पर ठीक कोई है। प्रॉब्लम हो तो ये जरूर न्यूट्रिएंट्स में पूछिएगा रिच आप होते लोग। हैं पोलन ग्रेन्स, क्योंकि हर किसी का यूज़ होते हैं, कुछ हार्मफुल देखो इफेक्ट भी होते हैं, कुछ लोगों में एलर्जी पोलन होती है, ग्रेन लेकिन का कुछ लोगों टीचिंग के नहीं लिए क्या होते हैं, है, पोलन फ़ायदेमंद होते जो हैं, है जैसे कि हम न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं पोलन और टैबलेट्स बनाते पोलन हैं जो फूड टैबलेट्स आर सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होते हैं। फूड पोलन सप्लीमेंट के कंजप्शन टाइप के, हैज़ बीन ठीक है। क्लेम इस टू तरह से इंक्रीज क्या द होता है, परफॉर्मेंस ऑफ फूड एथलीट्स सप्लीमेंट के रूप में यूज एंड होते हैं रेस पोलन हॉर्सेस। तो टैबलेट्स, एथलीट का और ठीक है। जो दौड़ने वाले घोड़े हैं उनमें परफॉर्मेंस से बढ़ाता है, ठीक है, कि विटामिन फिर रिच होता है ना और नेचुरल है, जो तो पोलन इसको कंजप्शन काफ़ी है वो इनटेक क्लेम किया टू जाता है इंक्रीज द एथलीट्स के परफॉर्मेंस द्वारा। ऑफ और एथलीट्स आपका एंड जो रेस हॉर्स से रेस के मैदान में पोलन दौड़ने वाले कंजप्शन घोड़े हैं उनको टैबलेट भी के ये फॉर्म टैबलेट्स दी में जाती हैं, ठीक फॉर्म है, में या है, किसी भी ठीक फॉर्म है, में दिया सिरप के जाता है। फॉर्म में, तो क्या करते हैं परफॉर्मेंस को तो इंक्रीज यहाँ तक करते इतना है, थोड़ा बहुत हैं, कुछ ठीक है। लाइनें जो सिंपल रेस सी में हैं, दौड़ने वाले तो घोड़े आप लोगों हैं, को कोई ये एथलेटिक्स हैं, कोई ध्यान में इंक्रीज करते हैं, रखनी ठीक है। होंगी, ठीक है। ये हो अब गया। इसके बाद मेन जो चीज़ आती है इसकी वायबिलिटी ऑफ सीड। जी हाँ, जो वायबिलिटी ऑफ सीड को आपने कंसिडर मेनली करना है। डिस्कस कुछ करेंगे सीरियल जैसे कि आपके राइस वायबिलिटी के व्हीट बारे में, हैं, पोलन ग्रेन ठीक है। हैं, इन सम उनमें cereals वायबिलिटी क्या such होती है, as केवल rice 30 and मिनट्स wheat, की है। pollen grains ध्यान shows रखना, एग्जाम्पल तो देखे राइस और viability व्हीट, within 30 30 minutes of मिनट तक their ये use, वायबल रह पाएंगे, मतलब 30 ठीक है। और मिनट के बाद वो जो है जैसे कि अपनी वायबिलिटी रोजेसी है, लूज कर लेग्यूमिनोसी देते हैं, है, आपकी ठीक है। सोलेनेसी फिर है, 3 जो फैमिली का नाम आगे दिया है, RLS, वो ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब ये क्या करती हैं स्टीमा आपका, में इनमें कूल मंथ्स में करने रहती के हैं, ठीक है, कई महीनों तक। यहाँ तो ध्यान ये चीज़ रखना ये आपको चीज, ध्यान रखना है। फिर अगर स्टोर करना है इनको तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड में हम सालों तक इसको स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाकर, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर और किस में डुबाया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में, सालों साल रखने के लिए। तो इनको हम पोलन बैंक्स में यूज़ करते हैं, जैसे आपके सीड बैंक होते हैं उसी तरह से पोलन बैंक भी होते हैं। ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हेल्प होता है। इनसे क्या होता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमें हेल्प मिलती है। मेन जो आपको ये लाइंस मैंने हाईलाइट करी हैं इनको अच्छे से देखिएगा, एक दो बार लिख के याद कीजिएगा कि किसकी वायबिलिटी 30 मिनट्स ओनली है